देश ने ही जिसको स्वतंत्रता दिलाई, वो बांग्लादेश आज हिंदुस्तान को चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान को समाप्त कर देंगे। यहां के कटमुल्ले खड़े हो रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर का जो हिंदू है वो असुरक्षित है। ये अब जब पता चला, और हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता, कुछ नुकसान नहीं कर सकता, यहां तक कि भारत के अंदर के एम्बेसी को भी चुनौती नहीं दे सकता। ये जब पता चला तो वहां के कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हो गए, और वो अब तो वहां के हिंदुओं को जो करते थे कर ही रहे हैं, लेकिन अब आज हिंदुस्तान को चुनौती दे रहे हैं। एक चिरकुट देश, देखिए बांग्लादेश चुनौती। भारत ने जिस बांग्लादेश को बनाया, आज उसी बांग्लादेश के जिहादी भारत को खुली चुनौती दे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के शत्रुओं के हाथ की कठपुतली बनकर उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के बाद सत्ता में आई मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रही है। हिंदू द्रोह में डूबी जिहादी कौम भारत की बर्बादी की बातें कर रही है। बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान से आयात होकर आने वाले सामानों की जांच का नियम खत्म कर दिया है। अब बांग्लादेश में जाने वाले सभी सामानों को सामने से नहीं जांचा जाएगा। पाकिस्तान से आने वाले सामानों की जांच का निर्णय शेख हसीना की सरकार ने लिया था, ताकि अवैध ड्रग्स या हथियार चुपके से बांग्लादेश तक पहुंच जाएं। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 29 सितंबर 2024 को यह निर्णय लिया। अब पाकिस्तान से आयात होकर बांग्लादेश जाने वाले हर सामान की अलग अलग जांच नहीं होगी। बांग्लादेश पहुंचने वाले पाकिस्तानी सामानों की जांच अब खतरे के अनुमान के आधार पर की जाएगी। एनबीआर का कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की विशेष जांच के चलते उसे अतिरिक्त स्टाफ इस काम के लिए लगाना पड़ता था। बांग्लादेश का यह फैसला अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका में हुई मुलाकात के बाद सामने आया। बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो पाकिस्तान से जहां नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं उसके कुछ कदम भारत विरोधी भी हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से अपना राजदूत वापस बुला लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को दुर्गा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली हिल्सा मछली के निर्यात करने से मना कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश ने हाल ही में शेख हसीना सरकार के दौरान भारत के साथ किए गए बिजली समझौतों पर भी जांच चालू की थी। बांग्लादेश का भारत के प्रति रवैया यूनुस सरकार के बाद बदला है। इतना ही नहीं, भारत से बैर जताने वाली बांग्लादेश की दूसरी तस्वीर भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश को चला रही कट्टरपंथियों की कार्यवाहक सरकार आंखें मूंदे बैठी है और हिंदुओं के उत्पीड़न के मामलों को दबाने में लगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा की ताजी घटनाओं में कई जगह मंडप में दुर्गा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन हमलों की वजह से स्थानीय हिंदुओं में भय का माहौल है। उन्होंने बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। हैरानी की बात है कि घटनाओं के घटने के समय लाख बुलावे के बावजूद कोई सुरक्षा बल यहां नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक और वीडियो दिखाता हूं। जिहादियों ने भारत को गुलाम बनाने की धमकी तक दे दी है। इतना सा चिरकुट मच्छर जैसा देश, लेकिन उसके अंदर के भी एक कीड़े मकोड़े हिंदुस्तान जैसे एक विराट देश को चुनौती दे रहे। देखिए शब्द, देखिए भाषा, देखिए आक्रोश, देखिए क्या कहते हैं। भारत আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করেন। সবাই বলেন এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। ঠিক না বলেন? 800 বছর। ये क्या कह रहा है?
ये कहता है कि हिंदुस्तान पर हमने 800 वर्ष राज किया। एक कहावत है, नया मुल्ला जोर से बांग लगाता है। ये जो बोल रहा है ना माइक पर, ये तीसरी पीढ़ी का मुसलमान है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में ये कह रहा है कि 800 वर्ष हमने गुलाम बना कर रखा था। मतलब इसका परदादा भी गुलाम था और इसकी सारी पीढ़ियां गुलाम थी। उस गुलामी का इसको गुरूर है, गर्व है। अरे ये मूर्ख खुद भी नहीं समझ सकते और समझा भी नहीं सकते। हाँ, टांग ऊपर कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और वो चिल्लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने इनको गंभीरता के साथ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वायरस छोटा हो, बड़ा हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ये नहीं देखा जाता। वायरस वायरस ये देखा जाता है, और इसलिए इन वायरस का उपयोग और उपाय करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा। वीडियो में एक और वीडियो दिखाता हूं कि कैसे हिंदुओं को पूजा करने से मना किया जा रहा है। बांग्लादेश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि पूजा करेंगे तो भगा देंगे। सुनिए, हिंदुओं को पूजा नहीं करने देंगे, बांग्लादेश छोड़ने के लिए कहेंगे। বাংলাদেশ, আমি হিন্দুদেরকে বলবো এটা দিল্লি নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি বলবো এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা শাহজালালের পুণ্যভূমি বাংলাদেশ। এখানে আপনি আমার ভাইকে পিটিয়ে মারবেন আর পূজার নামে দেশি অস্ত্র আমাদেরকে দেখাবেন। যদি আমাদের সাথে আপনারা খেলতে চান, মাঠে আসেন, আমরা খেলার জন্য হিন্দু সন্ত্রাসীদেরকে বলবো এটা গুজরাট নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি হিন্দুদের उन्माद देखिए कितना ज्यादा है। पोल लेते हैं कार्यक्रम के प्रारंभ में, एक बार फिर कार्यक्रम के अंत में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या अनुपात रहा लोगों का। पोल हमने पूछा, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या? ये कभी जानी दुश्मन थे, एक देश थे, विभाजित होकर अलग हो गए, लेकिन भारत के विरोध में एक हो रहे हैं, और इसलिए ये खतरे की घंटी है। 91% लोग मान रहे हैं, और ये अनुपात आप कार्यक्रम के अंत तक बदल सकते हैं। हमारे ऐप पर, हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनके पास जाऊंगा, फिर मैं बिंदास सवाल लूंगा। एक बार पहला राउंड पूरा कर लेते हैं। हमारे साथ 6 गेस्ट इस समय जुड़े हुए हैं। संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, डीके दुबे जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त जीवित, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वीर चक्र है और वो जीवित है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और कई युद्धों की, खास करके बांग्लादेश, इसकी बात पता है, इसलिए कर्नल टीपीएस त्यागी जी। साथ में रॉकी राणा है, क्योंकि आज हम गाय का विषय भी लेने वाले हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कौशल शर्मा हैं, जिन्होंने आज तीर्थ जो प्रसाद वाला मुद्दा है उस मुद्दे पर विजय प्राप्त किए। हम उनके पास भी उस मुद्दे के लिए जाएंगे। और हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आचार्य महादेव जी है। महादेव जी, हर हर महादेव, नमस्कार। आप 6 लोगों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी का स्वागत करते हुए मैं मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। पहले चलते हैं दुबे जी के पास। दुबे जी, वैसे तो ये चिरकुट है, मच्छर से भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना, वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिहादी वायरस बहुत गति से फैलता है और कई गुना ज्यादा उपजता है। यह हम पिछले 75 वर्षों में देख रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि इनका उपाय जरूरी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया हिंदुस्तान को खुली चुनौती देने वाले इनके बारे में? देखिए, ऐसा है, ये तो शुरू से जिस समय पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान तो बांग्लादेश से ही बना था। ओरिजिनली अगर हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए कोई देश बना था तो वो, और बात चली थी, वो ढाका से चली थी। मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई, और जिन्ना ने पाकिस्तान का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान कहा जाता है, उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो हिस्सा सिर्फ इसलिए डिमांड किया था कि उसको मुस्लिम जगत के साथ कनेक्टिविटी बनाकर हिंदुस्तान को फतेह करना है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए हुआ था कि एक भूमि उनके पास हो जाए, और एक भूमि, और जो अभी आप वीडियो सुना रहे थे कि 800 वर्षों तक शासन किया है, ये जो 800 वर्षों का शासन है, ये हर मस्जिद में, हर एक स्थान पर, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुनाया जाता है।
और बताया जाता है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग तो शासित लोग हैं, हम शासक वर्ग पैदा हुए हैं और इसलिए हिंदुस्तान पर हमारा शासन दोबारा आना चाहिए। ये अनर्गल बातें शुरू से बताई जाती हैं, इसलिए ये गीदड़ भड़की जो वो है वो शुरू से देते आए हैं और इनके पास इसके अतिरिक्त कुछ और है नहीं। इनके पास सिर्फ एक बात है और वो ये है कि ये मारने को, सृष्टि को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर बिल बार्नर, उन्होंने किताब लिखी पॉलिटिकल इस्लाम। वो ये कहते हैं कि इस्लाम की खास बात यह है कि वो 5 लोगों की हत्या करने के बाद छठे को इस्लाम स्वीकार करवाता है। यानी कि जो रेशियो आता है वो आता है 5 की हत्या और 5 पर 1। अब वो शुरू से चूंकि फॉर्मूला चला आ रहा है, इसलिए 32 करोड़ लोगों की हत्या, ये किताब बताती है 32 करोड़ लोगों को ये लोग हत्या कर चुके हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी परोक्ष युद्ध बहुत कम हुए हैं। ये सारे अपरोक्ष युद्ध करते हैं, पीठ पर मारते हैं, जिहाद करते हैं, लब जिहाद, फलाना ढिमाका, जितने प्रकार के ये कर सकते हैं वो हैं, क्योंकि ये भीड़ में शिकार करते हैं। इनमें शेर एक भी नहीं पाया जाता जो अकेला आए और लड़ जाए। ये क्या करते हैं, अगर संख्या बढ़ जाएगी तो संख्या बल के आधार पर जो माइनॉरिटी में रह जाएगा उसकी हत्या करके ये फिर खुद में आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं। इसलिए बांग्लादेश में जो ये कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। ये तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम है, इसका स्वरूप है, उस स्वरूप के तहत ही वो ऐसा कह रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि हमने अगर बांग्लादेश बनाया तो क्या बांग्लादेश में फिर से एक बड़ी गतिविधि चलाने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग भी उस समय नेहरू लियाकत समझौते की वजह से, क्योंकि जो हिंदू वहां पर फंसा हुआ है वो अपने मन से नहीं फंसा है, वो फंसा है नेहरू लियाकत समझौते की वजह से। और चूंकि नेहरू लियाकत समझौते की वजह से हिंदू वहां पर फंस गया और उसकी ये दुर्दशा नेहरू लियाकत समझौते की वजह से हो रही है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसलिए भारत को अब मुझे लगता है इनिशिएट करने की आवश्यकता है, जैसा 1971 में करना पड़ा था। अब आवश्यकता है क्या बांग्लादेश के अंदर कोई गतिविधि चला सकते हैं? अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों एक ही युक्ति से बने थे और इन दोनों का एक ही उद्देश्य था। कालांतर में आपस में लड़ गए और आपस में सत्ता की भूख के कारण 2 देश बन गए। लेकिन कट्टरपंथियों के दिमाग में, मस्जिदों के अंदर ये बात शुरू से सिखाई जाती रही कि तुमको हिंदुस्तान फतेह करने के लिए बांग्लादेश बनाया गया था या पाकिस्तान बनाया गया था। इसलिए वो जब भी उनको अवसर मिलता है, जब भी अवसर मिलेगा, वो काम जरूर करेंगे। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी इसलिए है, शांति इसलिए है क्योंकि हिंदू अभी तक मेजॉरिटी में है, और जिस दिन बांग्लादेश की तरह वो माइनॉरिटी में या कम संख्या में होगा, उस दिन हिंदुस्तान में भी यही गतिविधि होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि मेरा मानना यह है कि विश्व में अगर कोई देश पूरे विश्व में इस्लाम से लड़ने का एक स्पेशलिस्ट है तो वो सिर्फ भारत है। अगर ये 800 वर्ष कह रहे हैं तो 800 वर्षों तक नाकों चने चबाते रहे, इनकी सत्ताएं जरूर आधे हिंदुस्तान पर बैठ गई होंगी। जी, लेकिन जो देश एक्सपर्ट है, ऐसा हम कहते हैं, जिस देश की विशेषता है कि हजार वर्षों तक इनके साथ टक्कर दिए, लड़े, अब वो लोग नहीं रहे। उनके वंशज जरूर हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में भाईचारे का, भांग की नशा है। उनके दिलों में फिल्मों के द्वारा निर्माण किया गया भाईचारे का प्यार है। अब उनको वो महापुरुष, वो योद्धा, वो याद नहीं आते हैं जिन्होंने इस्लाम के इस तूफान को रोक के रखा। और इसलिए लोगों को या तो लोगों के मनों और दिमाग को बदलना होगा, नहीं तो ये भी गुलाम ही हो जाएंगे। यही तो बंगाल वाले थे, यही तो पंजाब वाले थे, कहाँ रहे? इसलिए हम शिकार नहीं हो सकते, इस भ्रम में रहकर नहीं चलेगा। हम मानते हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये तय करना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये बात हम लोगों को मनवाए, समझाए, खतरा जताए। मैं टीपीएस त्यागी जी के पास चलता हूं। त्यागी जी, आप तो बांग्लादेश के निर्माण से लेकर इन सभी चीजों को देखते आए हैं। ये वीडियो और इस प्रकार की बातें ना केवल वीडियो तक सीमित है, जमीन पर ये लोग अपने देश में कर चुके हैं।
भारत में आकर 10 करोड़ की संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी 71 देशों के घुसपैठिए रह रहे हैं। मतलब बांग्लादेश उन्होंने यहां आकर भी बना लिया है। इसलिए इनके बातों को केवल बातों में ना सुनकर गंभीरता से लेना जरूरी है, और इसीलिए आज का बिंदास बोले। देखिए, पहले पैनलिस्ट दुबे साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। उन्होंने ये कहा कि उस समय जब बंटवारा हुआ था तब तत्कालीन सरकारों ने उन हिंदुओं को जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले थे उन्हें ये कहकर रोक दिया कि आप वहीं रहें, जिन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि आपको ठीक ठाक रखा जाएगा। जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले थे उन्हें उस तत्कालीन सरकारों ने यही रोक लिया, ये कहकर कि आप यहीं पे सुरक्षित रहेंगे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में तो हिंदू 23% से 1% पे आ गए और यहाँ ये 9% से 27% पे हो गए, और प्लस वो सब लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये एक वायरस है, ये वायरस कोविड की तरह से फैलता जा रहा है। मुझे खुशी होती है कभी कभी इजराइल की तरफदारी करने में, जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया, मैं खुद उस लड़ाई के अंदर था, वो बांग्लादेश में खुल्ला के अंदर मंदिरों में ये कहा जा रहा है कि या तो दुर्गा पूजा होगी नहीं, या आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए तब हम आपको दुर्गा पूजा करने देंगे। उन्हीं के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए, 52 जिलों में करीब 250 वारदातें हुई है अत्याचार की। और तो और हिल्सा मछली जो आती थी हिंदुस्तान को, उसको निर्यात के ऊपर उन्होंने लगा दी है। पर सबसे बड़ा ताज्जुब जब हुआ जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रेड कारपेट दिया, श्रीमान यूनुस जी ने। ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वही है जो पाकिस्तान में जाकिर हुसैन के साथ खड़े हुए मिले थे, जो ये कह रहा था कि जब तक एक भी यहूदी बचता है तब तक जिहाद करो, यानी कि जिहादी मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम दिया। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इन घटनाओं को हम 100 करोड़ का हिंदुस्तान केवल देखता रहे? ऐसा नहीं है सर, वो जमाना खत्म हो गया जी, हुजूर का जमाना खत्म हो गया। 1947 वाली सिचुएशन नहीं है। हिंदुस्तान अब जाग भी गया है, नया भारत है, दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। और अब तो जरूरत इस बात की है कि केवल आज के लिए नहीं, आज से आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है, यानी कि बांग्लादेश की अगर यही हालत है और तो और वहां पे जो जमाते इस्लामी है, जो जमाते उल मुजाहिदीन है, जो अंसार उल बंगला है, यानी कि वही जमाते इस्लामी जिसने हिंदुस्तान में सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया था, वही जमाते इस्लामी अब वहाँ ऊपर आने वाला है। कारण क्या कि वहाँ पे अवामी लीग और बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इनके अंदर अब आमने सामने का युद्ध प्रारंभ हो गया है। इन दोनों में के झगड़े में ये जमाते इस्लामी वहाँ ऊपर आएगा, और ये जमाते इस्लामी ही है जिसने, पहली बात तो है कि जो प्रतिबंधित था उसका प्रतिबंध हटा दिया गया, और इस जमाते इस्लामी के ही कहने के ऊपर ये सरकार चल रही है, क्योंकि यूनिस के कैबिनेट में 15 लोग इन आतंकी संगठनों के हैं। और इन्होंने अब ये बना दिया कि पाकिस्तान से आने वाले सामान को चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान से अगर हथियार भेजे जाएंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश के आम लोगों को कत्ल करने के लिए, तो उनको चेक नहीं किया जाएगा। सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सांप के सपेलुए भी छोड़े नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नाउ देयर इज ए टाइम दैट इंडिया शुड इंटरवीन, एंड इंडिया शुड इंटरवीन इफेक्टिवली। अगर हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट सकती है, तो दोनों हिस्सों के साथ एक साथ उनको तबाही भी कर सकती है। वैसे भी इनका जन्म कब से हुआ? एक का 1947 में, एक का 1971 में। हिंदुस्तान में तो सनातन है जो अनंत काल से है, लिहाजा जिनका जन्म है कहते हैं कि जो जन्मा है
उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो इनकी मृत्यु निश्चित तारीख करने का समय आ चुका है। मैं समझता हूँ मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, हर एंगल से इस युद्ध में आगे हिंदुस्तान को बढ़ना चाहिए। अब यूं तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक टीम आएगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल आके वहां पर जांच करेगा कि ये जो दंगे हुए ये कैसे हुए। लेकिन हम उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। आपने देखा होगा 1971 में अमेरिका कहता ही रह गया लेकिन आ नहीं पाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ऐसे हम भी यूनाइटेड नेशन पे या अमेरिका पे या किसी और देश के ऊपर अब हमें यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद सक्षम है, मिलिट्री सक्षम है। तो अब हमको इसमें कुछ डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए और डायरेक्ट एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि एकदम युद्ध शुरू कर दिया जाए, लेकिन मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है और वो बूंदाबांदी प्रारंभ कर देनी चाहिए। बूंदाबांदी प्रारंभ होने से ही उनकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे आपने सही बताया कि ये लोग भीड़ में इकट्ठा होते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ने का इनमें ताकत नहीं है और ये पीछे से छुरा घोंपते हैं, हिंदुओं को अकेला देख के उनको मारते हैं। लिहाजा ये डरपोक भी है। हम तभी तक हो रहा है जब तक हिंदुस्तान नहीं खड़ा हुआ है। देखिए, जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में कोई फासला नहीं रह जाता तो वो रिटेलिएट करता है और इसी को बगावत कहते हैं। ये बगावत हमें वहां करवानी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टूल हो गया और बूंदाबांदी करके हमें कुछ मिलिट्री एक्शन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो दूसरे अतिथि उनके पास भी चलते हैं कि आखिर इस विषय पर उनका क्या कहना है। हमारे गेस्ट पैनल को स्क्रीन पर लीजिए। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट है उनको हम दूसरे मुद्दों पर लेने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये हिंदू वाला मुद्दा है तो मैं जरा आचार्य महादेव जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं इन जिहादियों के इस भोंकने पर। हालांकि कुत्ता भोंकता है और कुत्ता ईमानदार होता है, ये सुअर क्या करता है मुझे तो पता नहीं। सुअर के भोंकने को क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते होंगे। सुअर भोंकता नहीं है, सुअर जो है चीखता है बहुत तेजी से। और सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि ये जो इस्लाम है ये एक ऐसी राक्षसी ताकत है जो पूरे भारत को, पूरे सनातन को ली लेना चाहता है। ऐसा कहने के बाद जिनको लगता है कि आप पूरे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों ने इनका विरोध करना चाहिए ना। कल मुंबई एयरपोर्ट पर मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि आप जानते नहीं, आपके अपील के कारण हम लोगों का पेट पानी बंद हो गया। अच्छे कपड़े में था, एयरपोर्ट पर मिला था, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा क्यों बंद हो गया? मैं तो कठमुल्लों के खिलाफ बोलता हूं। तो बोलता है नहीं, आप आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा करता था, कराऊं, करूंगा इसलिए क्योंकि तुम्हारी पहली ड्यूटी है बोलने की। अगर तुम उनके खिलाफ नहीं बोलोगे या नहीं कहोगे कि तुम लोगों के नंगा नाच के कारण हमारा पेट पानी बंद हो रहा है, तो फिर मुझे तुम पहले नहीं कह सकते। पहले उसको कहो, उसको रोको, उसको चुप कराओ, तब जाकर तुम मेरे पास आ सकते हो। हाँ, देखिए, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारत इस समय इस्लामिक जिहाद के निशाने पर है और बहुत सारी जो चीजें हम सुन रहे थे सबको, और सबने बहुत अच्छी बात कही। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थिति है, बांग्लादेश में स्थिति है, और भारत में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उनका कुछ ही 5-10% उनका संख्या बढ़ने दीजिए, फिर कहानी भारत में भी वही हो जाएगी। और आपने कश्मीर में और केरला में और असम में जो देख रहे हैं। और एक बात मैं थोड़ा सा, शायद सबको, कुछ लोगों को बुरा अच्छा लगे, लेकिन सरकार, हमने बीजेपी को वोट दिया, उसको सरकार बनाया, उनको जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए और भारत में हिंदुओं की स्थिति को सुधारने के लिए वो कार्य, गौ माता का सम्मान। सबसे बड़ी बात है, धारा 30A के द्वारा हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हमारे बच्चे। और अभी आपने कहा, सुदेश हांडके ने आपने एक बात ये कहा कि जो है ये भूले हुए हैं, ये अफीम का नशा किए हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं। दरअसल हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं हमारे महापुरुषों के बारे में कि 800 साल या कि जो भी है, और कैसे इतना संघर्ष किया और कैसे अपने सनातन को बचाए रखा। और आज तो पता ही नहीं है। आजकल तो टिकटॉक पे रील बना रहे हैं लोग, नाच रहे हैं
और बॉलीवुड ने जो है एकदम बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इन सब की जिम्मेवारी सरकार की ओर रहती है। और आज तुर्की में इन्होंने सेना भेजी और रेस्क्यू टीम भेजी, आज इन्होंने बहुत सारे देशों में टीम भेजी। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति हुई तो उसके लिए मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार ने क्या किया। और आने वाले समय में जब हिंदुओं की हम दो हमारे दो के अंतर्गत हिंदू घटता जा रहा है, मुस्लिम हम दो हमारे 40 सबके हाथ में के 47 का सिद्धांत लेके बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसे समाधान होगा। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद की बातें ठुकरा देता है, सुप्रीम कोर्ट देश चलाने में लग जाता है, तो संसद होता है कि संसद को बंद कर दो, भी सुप्रीम कोर्ट ही चलाए। तो देश के अंदर बड़ी विसंगतियां हैं और इनके बारे में सरकार कौन कौन से एक्शन ले रही है। इन और जिहाद पे, जैसे आपने कहा अभी कि आर्थिक बहिष्कार, बहुत जरूरी आर्थिक बहिष्कार, क्योंकि अभी पीछे कुछ हो रहा है कि हमारे साथ आर्थिक बहिष्कार ये लोग कर चुके हैं। ये मदरसों में मस्जिदों में सिर्फ जहर भर रहे हैं। और 2000 अभी जो चुनाव 24 में हुआ है उसमें 24 में ये बात क्लियर निकल कर आई है। और इसलिए अब सरकार को वो स्थितियां और वो नीतियां बनानी चाहिए जैसे इजराइल बना रहा है कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अन्यथा फिर बहुत विचित्र स्थिति होगी भारत की। आप लोगों को साधु संतों को, हिंदू को वो संस्कार देने चाहिए ना। हम बिल्कुल तैयार हैं और हम देते हैं निरंतर। आज 2014 से हम 27 वर्ष से संन्यास में हैं और हमारे आनंद आश्रम में आपकी बात मतलब मैं केवल आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल इस बात में लगे हुए हैं। और आनंद आश्रम लखनऊ से बाबा आप में से तो कई लोग कथाओं में अल्लाह मौला करते थे, अभी तो बंद हुए डर से। खैर आता हूं मैं आपके पास, बिंदास सवाल लेते। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी है और मुझे इनूस का एक षड्यंत्र को एक्सपोज करने वाला वीडियो भी दिखाना है। मैं दुबे जी के पास भी जाने वाला हूं। जरा बिंदास सवाल लेते। अब तक की चर्चा के आधार पर हमने जो बिंदास सवाल निकाले, क्या बांग्लादेश का भारत विरोधी रवैया किसी बड़े ग्लोबल जिहाद का खेल का हिस्सा तो नहीं है? और क्यों ना होगा, होगा ही, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का जो उम्मा है उसका ही ये दो देश हिस्सा है। भले ही कभी भाषा के कारण विभाजित हुए थे, लेकिन अब ये इस्लाम के नाम पर एक है। मोहम्मद यूनुस की सरकार वास्तव में पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है या वो ग्लोबल जिहादी गैंग के हाथों की कठपुतली बन चुका है? ये भी हमको समझना यहाँ पर जरूरी है। तीसरा बिंदास सवाल है जिसमें हम आपको पूछ रहे हैं, क्या बांग्लादेश की प्रो पाकिस्तानी नीतियों का प्रभाव बड़े स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा पर अर्थात हिंदुस्तान पर नहीं पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो हम चाइना के उत्पादकों को तो बायकॉट करने की बात करते हैं, बांग्लादेश के उत्पाद और बांग्लादेश के समर्थकों के उत्पादों पर बैन की बात कब करेंगे? क्या बांग्लादेश का भारत से अपना राजदूत वापस बुलाना एक गंभीर संकेत है? और क्या ये संकेत हिंदुस्तान अपनी तरफ से पहले क्यों नहीं दे सकता और क्यों कठोर कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक ताकतें आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है? दे ही रही है और हमको दिख ही रही है। क्या बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ते हमलों का संबंध पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों से है? हम भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ये है तो फिर सरकार की नीति का इसके आधार पर क्या बदला हुआ है बताना जरूरी। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का सहयोग दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को कमजोर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ऐसा करवाने के पीछे ना केवल चाइना, ना केवल मुस्लिम देश, बल्कि अमेरिका का भी हाथ होने का एक वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा। क्या यह संभव है कि बांग्लादेश की नई नीतियों से आतंकवाद का प्रसार हो ही रहा है? क्यों ना हो। और इसलिए इस प्रसार को रोकने के लिए हम क्या हिट मारेंगे मच्छरों को मारने के लिए, यह हमको तय करना है। क्या पाकिस्तान का सहयोग बांग्लादेश में असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित कर रहा है? कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्यों उसको छूट दी हुई है? क्यों हम घुसकर नहीं मार सकते? क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान से व्यापारिक सहयोग असुरक्षित सामग्री और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है? बल्कि ऐसा हो इसीलिए इस गठजोड़ को किया हुआ है। मैं दुबे जी के पास जाऊंगा, पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि यूनुस जो कि कठपुतली प्रधानमंत्री है, उसके दौर अमेरिका के हाथ में है। क्लिंटन फाउंडेशन से लेकर न जाने फोर्ड फाउंडेशन और क्या क्या इन लोगों ने इसको ये सुदखोर आदमी, माइक्रो फाइनेंस से लोगों का खून चूसने वाले को नोबेल देकर जब बिठाया था बांग्लादेश में, तभी हमने कहा था कि एक दिन ये इसके हाथ में बागडोर देंगे। यही हाल अफगानिस्तान और बाकी जगह पर भी हुआ है।
इस यूनुस का एक वीडियो है जिसमें यह घटना घटने के बाद अमेरिका में जाता है और वहां जाने के बाद क्लिंटन भी मंच पर है, सोचिए, और वहां यह स्वीकार करता है कि हमारा ये जो प्लान है वो पहले से तय था और प्लान के अनुसार ही शेख हसीना सरकार वहां से हटाई गई है। शेख हसीना का क्या हो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेख हसीना सरकार हटाने के बाद वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हमको उसकी चिंता करनी है, क्योंकि अभी भी 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में हैं। इसलिए इस यूनुस का इसके चेहरे पर मत जाइए, इसकी असलियत दिखाता हूं। देखिए वीडियो। brain behind the whole thing is amazing, बहुत ही सोच meticulously समझकर designed. डिजाइन की गई थी। It's not just यूनुस suddenly बोल रहा came, है it's not like that. Very और well लोगों designed. को Even the leadership नहीं down पता there है don't कि ये know नेता what कौन है जो दोनों तरफ उसके खड़े उनके बारे में कह रहा है It's not over. देखो सब खत्म हो गया, Completely diversified. ये The brain बता behind रहा the है। whole thing. और साथ में बिल क्लिंटन है, पीछे वो महिला है जो राहुल गांधी के जाने पर वहां पर रहती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पप्पू बांग्लादेशी पप्पू है और ये बांग्लादेशी पप्पू के हाथ से बांग्लादेश को कैसे बर्बाद किया गया और अब क्या हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात है। हमारे साथ पैनलिस्ट है, मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर लेते हैं कि इस गंभीर घटना को, जिसका वीडियो अवेलेबल है, मैं जरा वैसे तो हमने हमारे दूसरे अधिवक्ता को रखा इसलिए था कि अगले मुद्दे पर वो हमारे से बात करेंगे, लेकिन आप इस मुद्दे पर भी जरा बोल सकते हैं। शर्मा, कुशल शर्मा जी। जी सर, देखिए क्या है कि हमारे देश के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि हम लोग कभी यूनिफाइड नहीं रहे, और क्योंकि हम लोग एकता में नहीं रहे हैं तो इस कारण से हमें हमेशा ऊपर नीचे और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखना पड़ा है। जब हमारी सरकार ने उसको लेकर के काम किया, जिसके लिए अगर मैं लीगली बात करूं तो सीएए लाया गया कि जो भी हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है पड़ोसी देशों में, हम उसको जो है सिटीजनशिप देंगे, तो उसके लिए भी काफी सवाल जवाब हमारे देश में उठा और काफी जो है लोगों की नासमझी के वजह से जो है उस पे काफी प्रोटेस्ट भी हुआ और चीजें काफी अनक्लेरिफाइड रही। बट मेरा ये कहना है कि देखिए, जो बांग्लादेश की अभी स्थिति है और जो बांग्लादेश की स्थिति से हमें इफेक्ट पड़ने वाला है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि अगर शेख हसीना जी जो है उनका हम लोगों से एक अच्छा रिलेशनशिप था, जिसके चलते जो वहाँ की इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो रही थी और उससे जो है भारत को भी काफी फायदा पहुंच रहा था, और खासकर जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी काफी फायदा पहुंच रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान और बाकी जो आस पड़ोस के देश हैं जहाँ पे कि मिलिट्री रूल को लाया गया और उसके बाद एक ऐसे आदमी को बैठा दिया गया जिससे कि उनके देश में एक डिक्टेटरशिप आ जाए और जो नॉर्मल सिटीजन है वो वहां पे काम ना कर पाए, और जो है एक सिंक्रोनाइज्ड होकर के एक ऐसे सदस्य या एक ऐसे दल या एक ऐसे आप कह लीजिए जो रिलीजन है उसको बेनिफिट पहुंचाया जाए, बिल्कुल उसके लिए वहां पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसलिए तो जब वो भारत बांग्लादेश को मदद कर रहा था तभी उसी समय कई चीजों के प्रतिबंध और उनके ऊपर कई प्रकार की सख्तियां करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। मैं जरा फास्ट में कमेंट लेना चाहूंगा, अगले मुद्दे की तरफ हमको जाना है। दुबे जी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात साफ हो चुकी है, स्वयं यूनुस कह रहा है। मैं हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी, उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। त्यागी जी, खुले मंच पर यह दिख रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, समझिए, ये जो यूनिस है इनको पीस नोबेल प्राइज मिला है। जब बांग्लादेश के अंदर मारकाट चल रही थी उस समय ये पेरिस में ओलंपिक गेम देख रहे थे। अगर ये पीस नोबेल प्राइज के विजेता हैं तो इन्हें उस टाइम अपील करनी चाहिए थी कि ये बंद होना चाहिए। इन्होंने नहीं की, या नहीं इनकी संलिप्तता तो वही नजर आ गई। और दूसरा जो आपने बता दिया कि अमेरिका में जाके ये कहते हैं, और जो सच भी है कि ये अचानक नहीं हुआ, इसकी हम पुराने समय से तैयारी कर रहे थे शेख हसीना का तख्ता पलट करने की। शेख हसीना का तख्ता पलट का मतलब शेख हसीना से कम और हिंदुस्तान के विरुद्ध ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज थी वो रीजनेबल, न्याय संगत थी, मगर कठमुल्लों को चुभती थी। अब इसमें और एक बड़ा केस आता है, जो बाहर का फोड़ा है
वो तो कुछ इलाज उसका किया जा सकता है, लेकिन जिस्म के अंदर अगर फोड़ा हो जाए तो वो बड़ा कष्ट देता है। हिंदुस्तान इन बांग्लादेश का जवाब हिंदुस्तान में ही दे सकता है। हमारे यहाँ जो अंदर का फोड़ा है उसके खिलाफ एक्शन करके दे सकते हैं। ये लोग जो CAA का विरोध करते हैं या ये लोग जो NRC का विरोध करते हैं, इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। देखिए, मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को मारता है, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर आप अगर कोई सख्त एक्शन लेते हैं तो संदेश ऑटोमेटिक बांग्लादेश में जाएगा। और सवाल यही है कि हम केवल अगर चिंता ही व्यक्त करते रहे तो वो सफिशिएंट नहीं है। आवश्यकता कुछ ना कुछ कदम उठाने की है और कदम चारों तरफ से उठने चाहिए। एक कदम तो ये कि हिंदुस्तान में जो वो आधा फ्रंट है उसके ऊपर 2-4 के खिलाफ तो सख्त एक्शन लिया जाए और वो संदेश पाकिस्तान में भी चला जाएगा और बांग्लादेश में भी चला जाएगा और इजराइल को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इजराइल एक अकेला ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। वही आतंकवाद से हम भी तो जूझ रहे हैं। ये जो इनके रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं वो भी तो एक किस्म से आतंकवाद की जड़ ही है। तो उनके लिए केवल चिंता व्यक्त करना नहीं सर, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन के लिए ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है और ये जो उम्मा है, ये सब दिखावे का है। जब कोई ऐसा मौका आएगा तो कोई शिया कोई सुन्नी करके आपस में लड़ने लगेंगे। जब तक इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। और खड़े होने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इस चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आए दिन ऐसी चीजों को उजागर किया जाता है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। हम जैसे जो फौजी हैं वो भी अब इस काम में लगने वाले हैं। हम जहां पॉसिबल हो बिल्कुल, और ये जागर तो हम जारी ही रखेंगे जब तक अंतिम जहादी का खात्मा नहीं होता। ये जागर, ये युद्ध, ये गर्जना बंद नहीं होगी। मैं दुबे जी एकदम अर्जेंट, हम फास्ट में प्रतिक्रिया लेते क्योंकि बीच में कुछ समय हमारे साथ आप नहीं थे। जो मोहम्मद यूनुस का वीडियो आया है और बिल क्लिंटन के साथ खड़े होकर मंच पर वो खुलेआम बोल रहा है, उसको वो लग रहा होगा कि बांग्लादेश के अंदर के जो उसके नागरिक है वो तो मूर्ख है, उनको क्या समझ में आएगा। लेकिन दुनिया के प्लेटफॉर्म पर वो नंगा हो चुका है। दुबे जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि विश्व जो डेमोक्रेसी के लिए दुनिया भर की पंचायत करता है और यूएस जैसे कंट्री हर देश में, भारत में वो परजिक्यूशन की बात करते हैं, माइनॉरिटी परजिक्यूशन की बात करते हैं। और आप सोचिए कि यूएस के अंदर पूर्व राष्ट्रपति के साथ खड़ा होकर ये घोषित कर रहा है कि डेमोक्रेसी से चुनी हुई सरकार, वोट से चुनी हुई सरकार को कैसे सिस्टमेटिक प्लान बनाकर जिहादियों ने गिरा दिया। और उन 2 नवरत्नों को बता रहा कर, ये 2 नवरत्न हैं जो डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ फूंक चुके हैं। डेमोक्रेसी बांग्लादेश से खत्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश केवल जिहादियों के द्वारा चलाया जाएगा। अब बांग्लादेश डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा, ये घोषणा कर रहा है। और मजे की बात यह है कि उसको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। जिस अमेरिका ने पूरे विश्व की डेमोक्रेसी का ठेका लेकर रखा हो और वो घोषित करता हो कि डेमोक्रेसी के लिए हम हैं, और कहीं भी किसी भी देश में माइनॉरिटी के साथ गलत होता है तो हम खड़े हैं। और हमारे पास माइनॉरिटी के मामले में वो दुनिया के मतलब वो पहला कंट्री है जो अफगानिस्तान भी निर्माण वही कर रहा है और बांग्लादेश का अफगानिस्तान हो रहा है बड़े पैमाने पर दुनिया भर में। बांग्लादेश, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के तुलना में बांग्लादेश के हिंदू ज्यादा मजबूत है, या कम से कम लड़ते हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को निकट देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के कई मूर्खों की आंखें नहीं खुली है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के आकाश में इसको बैनर हैंगिंग कहते हैं। हवाई जहाज को, छोटे हवाई जहाज को एक बड़ा बैनर लगाया जाता है और उसके द्वारा यह प्रचार किया जाता है। ये बांग्लादेश के अंदर के हिंदुओं की नरसंहार को रोकने का बैनर ये न्यूयॉर्क के आकाश में फहरा रहा है। देखिए, ये वो बैनर है जिस पर मोहम्मद यूनुस का फोटो है और आगे हवाई जहाज है, और इस बैनर को हवा के रुख के साथ
पूरे शहर में फैलाया जाता है और बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं। स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है और न्यूयॉर्क के आकाश में ये घुमा और करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब भी रहा।